रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किए जाने का आरोप लगाते हुए एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने सोमवार को रजिस्ट्रार कक्ष के अंदर धरना देकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि कुछ गेस्ट फैकल्टी छात्रों के चेहरे और व्यक्तित्व देखकर अंक दे रहे हैं, जिससे विद्यार्थियों के साथ अन्याय हो रहा है। एनएसयूआई ने यह भी आरोप लगाया कि एसटी, एससी और ओबीसी वर्ग के छात्र छात्राएं छात्रवृत्ति की समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन इस ओर गंभीर नहीं दिख रहा। संगठन का कहना है कि पिछले कई वर्षों से छात्रों की समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है और लगातार उनके भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय प्रशासन से दोषी गेस्ट फैकल्टी पर कार्रवाई करने, मूल्यांकन प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने, छात्रवृत्ति संबंधी समस्याओं का शीघ्र निराकरण करने की मांग की। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन और तेज किया जाएगा। मैं आपके साथ विद प्रूफ विद वीडियो के साथ हूँ। मैं आपको अभी वीडियो साझा कर रहा हूँ कि कैसे विश्वविद्यालय में स्टूडेंट को मार्क्स दिया जाता है, उनके कैरेक्टर को जज करके, उनके फेस को जज करके, कैसे 3 गेस्ट फैकल्टी के टीचर कैसे मार्क्स दे रहे हैं। और वहीं पे हम देखने में मिलता है कि मेधावी छात्र जो इतनी मेहनत से पढ़ के 75% लेकर के आते हैं, उसके बाद आज यूनिवर्सिटी उनका डाटा अपलोड नहीं करती है। जब फर्स्ट ईयर का डाटा अपलोड नहीं हुआ, फर्स्ट ईयर की उनकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी, तो सेकेंड ईयर के फॉर्म भरने के लिए एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो आज हम देख रहे हैं जैसे एससी, एसटी, ओबीसी के छात्र लगातार परेशान है अपनी स्कॉलरशिप को लेकर के, और बीपीएड डिपार्टमेंट में ऐसी कई त्रुटियां पाई जा रही है, जिसको लेकर के आज हम धरने पे बैठे हैं। हमारी यह मांग है कि आज सरप्राइज वहाँ की जांच कराई जाए, वहाँ पे जाकर के देखे। और हमारा ये दावा है कि जब ऐसी सिचुएशन सामने आ रही, तो हमें ये पूरा दावा है कि वहाँ पे किसी बच्चे की कॉपी जांच नहीं की जाती है, सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही मार्क्स दे रहे हैं। हमने इस बारे में जानकारी निकाली है, तो उसमें ये सामने आया है कि जो काम इसका स्कॉलरशिप वाला होना है वो भोपाल सतपुड़ा भवन से होना है। वहाँ के कुछ कर्मचारियों की जनगणना में ड्यूटी लगी है। हमारे कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने बात की है वहाँ पर। वहाँ एक रवि नाम के कर्मचारी, उनसे भी चर्चा हुई है कि जैसे ही वो ड्यूटी उनकी समाप्त होती है, सारे प्रकरण उनके हल कर दिए जाएंगे। ये हमको बताया था। ये बच्चे फॉर्म फिलअप कर पाएंगे इस तरह की, ताकि इनका अब वो देखते हैं इसमें क्या हो सकता है, उसके बाद बताएंगे। एक वीडियो भी आपकी जानकारी में आया है, जैसे गेस्ट फैकल्टी है आपस में बातचीत कर रहे हैं कि बच्चे को कितने मार्क्स देना चाहिए, अपने आप में बेहद गंभीर है। शैक्षणिक संस्थान इस बारे में कोई अगर ज्ञापन आता है, कोई शिकायत आती है, तो हम उसको कार्रवाई करेंगे। वीडियो आपने देखा है, आने दें पहले मेरे को, डीसी साहब को आ रहा है, डीसी साहब है नहीं, उनसे चर्चा करके जो भी उचित कार्रवाई हो की जाएगी। ऑल इंडिया केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन एवं मध्य प्रदेश केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के संयुक्त आह्वान पर जबलपुर केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन ने 20 मई 2026 को प्रस्तावित हड़ताल को पूर्ण समर्थन देने की घोषणा की है। एसोसिएशन पदाधिकारियों ने बताया कि यह हड़ताल ऑनलाइन दवा बिक्री के विरोध में आयोजित की जा रही है। उनका आरोप है कि ऑनलाइन दवा सप्लायर्स द्वारा जन स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जिससे मरीजों को गंभीर नुकसान उठाना पड़ रहा है। केमिस्ट एसोसिएशन का कहना है कि बिना उचित निगरानी और चिकित्सकीय सलाह से ऑनलाइन दवाओं की बिक्री से गलत दवा वितरण, नकली दवाओं की आपूर्ति तथा मरीजों की सुरक्षा से जुड़े कई मुद्दे उत्पन्न हो रहे हैं। इसका सीधा असर आम जनता और मरीजों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। एसोसिएशन ने सरकार से मांग की है कि ऑनलाइन दवा बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए और दवा वितरण व्यवस्था को नियंत्रित एवं सुरक्षित बनाया जाए। पदाधिकारियों का कहना है कि यह आंदोलन केवल व्यापारिक हितों के लिए नहीं, बल्कि आम नागरिकों और मरीजों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। ये हड़ताल हम सरकार के द्वारा जो ऑनलाइन बिक्री की जाती है, जिन ऑनलाइन सप्लायर्स के द्वारा हमारे जन स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है, हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। साथियों, ये 20 मई 2026 को जो हड़ताल होने जा रही है, उसका मुख्य उद्देश्य हमारा यही है कि जो हमारे जन स्वास्थ्य से जुड़े हमारे जो जनता है, हमारे मरीज है, जिनके साथ खिलवाड़ किया जाता है और इसके गंभीर परिणाम हमारे मरीजों को भुगतने पड़ते हैं, जिसके विरोध में हम सरकार को आगाह करना चाहते हैं कि ये ऑनलाइन की बिक्री तुरंत प्रभाव से बंद की जाए। एंटीबायोटिक्स दवाएं हैं, वो बिना एमडी फिजिशियन, बिना
MBBS डॉक्टर से सलाह लिए बिना हमें नहीं खानी चाहिए, बिना फार्मासिस्ट के डोज सेट किए हुए नहीं खाना चाहिए। मगर ऑनलाइन में इन सब मापदंडों का कोई भी ख्याल नहीं रखा जाता। चाहे जो है वो अपना ऑनलाइन में ऑर्डर कर दे और माल मंगा के खा ले। तो जनता को इसमें बहुत नुकसान है। गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में नुकसान है, इनके पास से जो बिल आते हैं वो 4 दिन में उड़ जाते हैं, टैक्स जमा नहीं होता। और निश्चित तौर पे हमारे अपने जबलपुर शहर के रिटेल और होलसेल व्यापार को भी इससे बहुत नुकसान होता है। आज विपत्ति के समय पे हमारा रिटेलर 24 आवर्स जाग करके आधी रात को भी कस्टमर को दवाइयाँ पहुँचाता है, उसका भी परिवार लगा है, उसके साथ जुड़े हुए लोगों का परिवार लगा हुआ है। तो इतना सब हम मैनेज करते हैं यहाँ पे, परंतु ऑनलाइन में ये सारी चीजें जो हैं वो नुकसान के रूप में हमारे व्यापारी को झेलना पड़ती है। इसलिए हम सरकार से निवेदन करते हैं कि इस काले कानून को वापस लेके अब इस पर रोक लगानी चाहिए। आज अखिल भारतीय स्तर पर पूरे भारतवर्ष में 12.5 लाख दवा व्यापारी कल एक दिन के पर 20 तारीख को एक दिन के लिए हड़ताल पर जा रहे हैं। 24 घंटे का बंद है। हम अपनी पब्लिक के साथ, जनता के साथ अहित करने नहीं बैठे, लेकिन सरकार व्यापारियों को साथ अहित कर रही है। अपना पेट भर रहे मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ खिलौना बनी हुई है, जो उनके फायदे के लिए ज़्यादा सोचती है। और देश के छोटे छोटे व्यापारी जिनके साथ 50 परिवार एक एक दुकानदार के साथ जुड़ा है, उनका अहित हो रहा है। आज एक दुकान बंद होती तो 50 लोगों का परिवार, दुकान के साथ साथ दुकान के जो कर्मचारियों के साथ परिवार जुड़ा हुआ है, उनका भी अहित होता है। तो 20 मई को सुबह 10 बजे से हम लोगों का ये शुरू हो जाएगा काम। 11 बजे से हम लोग जुलूस के रूप में शहर को कुछ क्षेत्रों भ्रमण करते हुए प्रशासन को, कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे। उसके बाद दवा बाजार में वापस लौटते हुए एक सभा का आयोजन किया जाएगा। बंद हमारे 24 घंटे का बंद का अल्टीमेटम दिया हुआ है। पूरे जबलपुर जिले के एक एक गांव से हमारे दवा विक्रेता इस काम में पूर्ण सहयोग दे रहे हैं और बंद रहेगा। रांझी बड़ा पत्थर 2 की शराब दुकान को गांधी चौक से हटाकर जेडीए मार्केट में संचालित किए जाने के विरोध में क्षेत्रीय जनों ने आबकारी आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। नागरिकों ने धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों वाले क्षेत्र में शराब दुकान खोले जाने की कड़ी आपत्ति जताई है। ज्ञापन में बताया गया कि बड़ा पत्थर तिराहा क्षेत्र धार्मिक एवं सामाजिक आयोजनों का प्रमुख केंद्र है, जहाँ मंदिर, प्रतिमाएं और विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं। ऐसे क्षेत्र के समीप शराब दुकान खुलने से माहौल खराब होने और व्यापार प्रभावित होने की आशंका जताई गई है। नागरिकों ने आरोप लगाया कि जेडीए मार्केट क्षेत्र में मांस एवं मदिरा संचालन प्रतिबंध होने के बावजूद शराब दुकान खोली गई है। साथ ही दुकान के निर्धारण प्रक्रिया पूर्ण नहीं होने की बात कहते हुए लाइसेंसी के खिलाफ कार्यवाही की मांग भी क्षेत्रवासियों ने प्रशासन से मांग की है कि शराब दुकान को किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित किया जाए, ताकि क्षेत्र की सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था प्रभावित न हो। भैया एक चीज़ स्पष्ट है, हम लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन मेरा यह स्पष्ट मानना आज ज्ञापन है और कल हमारी समय सीमा समाप्त हो रही है। अगर नहीं होता है इसके बाद एक बड़ा मशाल जुलूस क्षेत्रीय महिलाओं के साथ, क्षेत्रीय जनता के साथ। अब समय आ गया उग्र प्रदर्शन का। हम ये नहीं बोलते कम से कम नए स्कूल, नए कॉलेज मत खोलो, कम से कम नई दुकानें तो मत खोलो। हम शासन का भी विरोध नहीं कर रहे हैं, हो सकता है शासन की दुकानें हैं, एक दुकान के नाम से 2 दुकानों में शराब देखी आ रही है। परमिट एक का है, आपने चौहद्दी जिसकी डिसाइड नहीं की है, 300 मीटर के दायरे में आ रही, जेडीए के नियम विरुद्ध है। मतलब शासन अपने ही नियमों का उल्लंघन कर रहा है, जिसके विरोध में आज हमने ये ज्ञापन दिया है। और शराब दुकान जब तक नहीं हट जाती, हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। क्षेत्र रांझी के हृदय स्थल, जहां लाखों की आबादी है, और वह स्थल बड़ा पत्थर है, जहां से दशहरा चल समारोह संचालित होता है, जहां बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम से पार्क है, जहां पर बस स्टॉप है, जहां रोज सुबह से लेकर शाम तक लोगों का आवागमन होता है, महिलाएं आती जाती हैं। उस स्थल पर अवैध रूप से शराब की दुकान खोल दी गई, जिसका हम सभी सार्वजनिक रूप से लगातार 10 दिनों से विरोध कर रहे हैं। 2 बार उन्होंने आश्वासन भी दिया कि हम 1 सप्ताह में बंद कर लेंगे, उसके बाद भी उन्होंने अपनी तरफ से वादाखिलाफी की। और वह 2 दुकान है अवैध है, इसलिए कि उनका लाइसेंस मोहनिया के नाम से है, और वही लाइसेंस पर 2 दुकानें वो लोग संचालित कर रहे हैं। हम सभी वहाँ पर आंदोलित हैं, हमारा निरंतर धरना चालू है, और यह आंदोलन जब तक चलेगा जब तक कि वहाँ शराब दुकान नहीं हट जाती। ये ज्ञापन एक आया है अवैध शराब दुकान के संबंध में, जो नियमानुसार कार्रवाई की जानी है उसके तहत इन्होंने ज्ञापन दिया है।
तो जो नियम के तहत होगा उस पे कार्रवाई जरूर की जाएगी। एक दुकान और बता रहे हैं ये बड़ा। हाँ हाँ, वो जांच कर ली जाएगी दोनों दुकानों की। कैंट विधानसभा क्षेत्र के गोरा बाजार से बिल्हरी डी मार्ट तक लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं को लेकर कैंट ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने यातायात पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है। इस संबंध में कैंट ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पवन कनौजिया ने यातायात पुलिस डीएसपी को ज्ञापन सौंपकर तत्काल कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि गोरा बाजार से बिल्हरी तक सड़क हादसे लगातार हो रहे हैं। पूर्व में इसकी शिकायत गोरा बाजार थाने में भी की जा चुकी है, जिसके बाद संबंधित अधिकारियों और यातायात डीएसपी द्वारा सड़क का सर्वे किया गया था। बावजूद इसके करीब 2 महीने बीत जाने के बाद भी अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि 3 दिन पहले बिल्हरी क्षेत्र में एक ब्लिंकिट कर्मचारी की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई, लेकिन इसके बाद भी प्रशासन गंभीर नहीं दिख रहा है। ज्ञापन में मांग की गई है कि इस मार्ग पर यातायात पुलिस की नियमित तैनाती की जाए और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावी व्यवस्था बनाई जाए। कैंट ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने चेतावनी दी है कि यदि जल्दी कार्यवाही नहीं हुई तो युवा कांग्रेस और कैंट ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। ज्ञापन का जो हमारा मुख्य विषय था, गोरा बाजार से लेकर बिल्हरी तक का जो मुख्य मार्ग है काफ़ी व्यस्त मार्ग है। इधर पे लगातार 4 व्हीलर और 2 व्हीलर और गाड़ियाँ लगातार दौड़ रही है, जिसके चलते इधर पे एक बड़ी दुर्घटना घट गई। 2 दिन पहले ही ब्लिंकिट कर्मचारी जिसकी सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, उसकी छोटी बच्ची है और ऐसी दुर्घटनाएं लगातार हो रही है, जिसके चलते हमने आज से 2 महीने पहले भी इधर पे हमने डीएसपी महोदय को बुलाकर पूरा सर्वे करवाया था। सर्वे में हमने ऐसे स्पॉट दिखाए थे जहां पर अत्यधिक जो है दुर्घटनाएं हो रही, जिसमें लोगों की जान तक चली जा रही है। उस जगह पर हमने मांग रखी थी कि उधर स्पीड ब्रेकर बनाया जाए, साथ में सिग्नल लगाए जाए, लेकिन 2 महीने बीतने के बाद भी अभी तक प्रशासन जागा नहीं है, जिसके चलते अभी 2 दिन पहले भी ब्लैंकेट कर्मचारी की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। आज हमने अपने ज्ञापन के माध्यम से प्रशासन को जगाने का काम किया है। हमने ज्ञापन सौंपकर ये मांगे की है जल्द इस पर कार्रवाई करें। हमारी मुख्य मांग ये है कि कैंट विधानसभा अंतर्गत गोरा बाजार से लेके बरीला तक लगातार आए दिन एक्सीडेंट पे एक्सीडेंट हो रहा है, लेकिन यातायात प्रशासन मौन बैठा हुआ हैगा और उसके बाद कोई भी आज तक कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ पर सिर्फ आते हैं, निरीक्षण करते हैं और उसके बाद प्रशासन मौन हो जाता है। लगातार जैसे आज 3 दिन पहले ब्लिंकिट में एक युवक की एक्सीडेंट से मौत हो गई, इसके बाद अभी कल रात्रि में एक हो गई है। तो आज हमारी मांग यही है कि अगर यहाँ पर जल्द से जल्द प्रशासन नहीं लगाया जाता है तो हम उग्र आंदोलन में उतरेंगे। जिले में बड़ी संख्या में निजी स्कूलों को बिना मान्यता संचालित होने का मामला सामने आया है। एनएसयूआई ने आरोप लगाया है कि जिले में वर्तमान में 650 से अधिक स्कूल संचालित हो रहे हैं, लेकिन इनमें से केवल 147 स्कूलों के पास ही मान्यता है। शेष करीब 450 से अधिक स्कूल बिना अनुमति अवैध रूप से संचालित होकर अभिभावकों से मनमानी फीस वसूल रहे हैं। इस संबंध में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर अवैध रूप से संचालित स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। संगठन का कहना है कि बिना मान्यता वाले स्कूलों के कारण विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है और अभिभावकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। एनएसयूआई ने चेतावनी दी है कि यदि जल्दी कार्रवाई नहीं की गई तो संगठन उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। शहर में बढ़ते स्कूलों के सब साधन, जैसे कि आज समझिए पूरे जिले में लगभग 600 से 650 स्कूल जो चल रहे हैं, उसमें से मात्र मान्यता प्राप्त 147 स्कूल हैं और लगभग 450 स्कूलों में जो मान्यता प्राप्त ना होने के बावजूद भी 450 स्कूल अवैध रूप से चल रहे हैं। हम इस समक्ष रखने आए थे कि ये अवैध वसूली फीस हो रही है, जो अवैध फीस वसूल रहे हैं केजी से लेके 5वीं तक के बच्चों से स्कूल अवैध वसूली जा रही है। आज इस तरीके से आप समझिए कि उनकी अगर नींव कमजोर रहेगी तो वो पेड़ कितना मजबूत बन पाएगा। हम कलेक्टर ऑफिस में इनको मेमोरेंडम आज दिए हैं। अगर वो 48 घंटे के शीघ्र अगर इस कार्य के दिशा निर्देश नहीं देते हैं तो हम उग्र आंदोलन करेंगे और उसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। ये भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन जिला जबलपुर द्वारा ज्ञापन दिया गया है। इसमें शहर में बिना मान्यता के संचालित हो रहे 450 से अधिक प्ले स्कूलों पर तत्काल कार्रवाई करने और अवैध फीस वसूली एवं रोक एवं बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने बाबत ज्ञापन दिया गया है। ये वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष रखा जाएगा, जो भी उचित निर्णय लिया जाएगा।
हनुमानताल थाना क्षेत्र के भांगतलैया सिंधी कैंप कलारी के पास रहने वाले एक गरीब परिवार पर क्षेत्र के ही रसूखदार दबंगों द्वारा जान से मारने की नीयत से लगातार हमला किए जाने का बेहद गंभीर मामला सामने आया है। पीड़ित महिला मीरा सोनकर ने आरोप लगाया कि स्थानीय दबंग एक राय होकर उनके घर पर धावा बोल दिए। आरोपियों ने दरवाजे, नल, सीसीटीवी कैमरे और घर के मंदिर में जमकर तोड़फोड़ की और हाथ में चाकू लहराते हुए पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी। घटना के वक्त घर में सिर्फ महिलाएं और छोटे बच्चे थे जो इस तांडव से बुरी तरह सहमे हुए हैं। इसके बाद आरोपियों ने मंदिर जा रहे मोनू सोनकर को रास्ते में रोककर उस पर चाकू से प्राणघातक हमला किया और उसकी गाड़ी भी तोड़ दी। पीड़ित परिवार का आरोप है कि आरोपी अत्यधिक बाहुबली और राजनीतिक रसूख वाले व्यक्ति हैं, जिसके कारण स्थानीय पुलिस नेताओं के दबाव में आकर एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है। महिला ने बताया कि इससे पहले भी आरोपियों द्वारा उनके घर पर बम से हमला किया जा चुका है, जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी पुलिस को सौंपी गई है, लेकिन हनुमानताल थाना पुलिस ने आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। लगातार मिल रही धमकियों और पुलिस की इस घोर संवेदनहीनता से तंग आकर अब पीड़ित परिवार ने चेतावनी दी है कि यदि उन्हें जल्द न्याय नहीं मिला और आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो वे पूरे परिवार सहित आत्महत्या करने के लिए विवश होंगे। सर, हमारे यहाँ जय संजय सोनकर, नवीन सोनकर, जितेंद्र सोनकर, अंकुर सोनकर, इन लोग के द्वारा गाली गलौज करते और हम लोग के कैमरे तोड़े गए, हमारी एक्सेस गाड़ी तोड़े इन लोगों ने और हमारे घर में तोड़फोड़ करे हैंगे। और उसके बाद इन लोग 9 तारीख की रात को 12:20 पे हमारे यहाँ बम चलाए। हम लोग थाने जाते हैं, हम लोग की थाने में सुनवाई नहीं होती हैगी। उन लोग के पास फोन आ जाता तो उन लोग क्या वजह है, क्यों नहीं सुनवाई करते थाने नहीं करते, उनके पास नेता नगरी का फोन आ जाता है। लोग नेता नगरी से वो करते और हम लोग की सुनवाई नहीं करते हैं। हम लोग के घर में इतना सारा नुकसान करके गए, नल पानी तक का वो नहीं छोड़े, सब तोड़ के गए इन लोगों ने। कौन है ये लोग और क्यों कर रहे हैं? ये संजय सोनकर है, नवीन सोनकर है, अंकुर सोनकर है, जितेंद्र सोनकर है, परवीन सोनकर है और आदित्य सोनकर है। ये मीरा सोनकर और उनके परिजन हनुमानताल थाना क्षेत्र से आए हैं। इनका कहना है कि उनके घर के पास ही रहने वाले संजय, जितेंद्र, प्रवीण, नवीन, आदित्य, सौरभ और अंकुर सोनकर के द्वारा उनके घर में घुसकर मारपीट की गई है, तोड़फोड़ की गई है और उनने एक पेन ड्राइव भी दिया है जिसमें सीसीटीवी फुटेज में सारी चीज़ें अंकित है। इसमें हमने टीआई हनुमानताल को निर्देशित किया है कि इस वीडियो फुटेज का अवलोकन करें और इसमें जो भी सारी चीज़ें हैं, जो भी लोग हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर इनके खिलाफ कठोर वैधानिक कार्रवाई करें। शहर में अंधेरी पुल से बीमा हॉस्पिटल कांचघर होते हुए सतपुला पुल तक डाली जा रही पाइपलाइन परियोजना अब लोगों के लिए लगातार परेशानी और खतरे का कारण बनती जा रही है। पिछले 4 से 5 महीने से चल रहे इस कार्य में अव्यवस्था और लापरवाही के आरोप लगातार सामने आ रहे हैं। मंगलवार को कांचघर क्षेत्र में एक और पाइपलाइन टूटने से हजारों लीटर पानी सड़क पर बहता रहा। वहीं दूसरी ओर रात में मिट्टी से भरा भारी डंपर खोदी गई सड़क में धंस गया। दोनों घटनाओं ने निर्माण एजेंसी और जिम्मेदार विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय रहवासियों के अनुसार पाइपलाइन बिछाने के दौरान पुरानी पानी सप्लाई लाइन क्षतिग्रस्त हो गई थी। इसके बाद सोमवार रात से ही कांचघर और आसपास के इलाकों में पानी की सप्लाई बंद हो गई। लोगों ने पहले इसे सामान्य समस्या समझा, लेकिन देर रात तक नलों में पानी नहीं आया। कई परिवारों को घरों में बचा हुआ पानी संभालकर उपयोग करना पड़ा। मंगलवार सुबह हालात और खराब हो गए। लोगों को नहाने, खाना बनाने, कपड़े धोने और बच्चों को स्कूल भेजने तक के लिए पानी नहीं मिल सका। इधर सड़क पर खोदे गए हिस्से से पाइपलाइन का पानी तेज बहाव के साथ लगातार निकलता रहा। करीब 1 घंटे तक पानी सड़क पर बहता रहा और पूरा क्षेत्र जलमग्न जैसा दिखाई देने लगा। लोगों का कहना है कि जिस पानी के लिए रहवासी एक एक बाल्टी को तरस रहे थे, वही पानी सड़क पर बहकर बर्बाद होता रहा, लेकिन जिम्मेदार अमला समय पर मौके पर नहीं पहुंचा। इसी पाइपलाइन परियोजना के चलते मंगलवार देर रात एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। बताया जा रहा है कि पाइपलाइन डालने के बाद सड़क पर मिट्टी तो डाली गई, लेकिन उसे मजबूती से तैयार नहीं किया गया। देर रात मिट्टी से भरा एक भारी डंपर जैसे ही उस हिस्से से गुजरा, सड़क दबाव नहीं झेल सकी और डंपर का एक हिस्सा धंस गया। चालक समय रहते वाहन से उतर गया, जिससे जनहानि नहीं हुई। रहवासियों ने सवाल उठाया कि जब सड़क पूरी तरह खुदी हुई है और पाइपलाइन का काम जारी है, तो भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक क्यों नहीं लगाई गई। लोगों का कहना है कि आम लोगों के लिए बैरिकेडिंग लगाकर रास्ते सकरे कर दिए गए हैं, जिससे बाइक और छोटे वाहन निकालना मुश्किल हो रहा है, लेकिन भारी डंपरों की आवाजाही लगातार जारी है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पिछले कई महीनों से सड़कें खोदकर छोड़ दी गई हैं। जगह जगह धूल, कीचड़ और अधूरी खुदाई के कारण आमजन को रोज परेशानी झेलनी पड़ रही है। अब पेयजल संकट और
सड़क धंसने जैसी घटनाओं ने लोगों की चिंता और बढ़ा दी है। रहवासियों ने प्रशासन से मांग की है कि पाइपलाइन कार्य की गुणवत्ता की जांच कर जल्द व्यवस्था सुधारी जाए ताकि किसी बड़े हादसे से बचा जा सके। गोरंदी स्थित दर्शन चौक के पास गल्ला मार्केट में मंगलवार देर रात भीषण आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग प्लास्टिक ड्रम, बल्टी और कुप्पी की दुकानों में लगी, जिसने देखते ही देखते आसपास की कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। प्रारंभिक जांच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक घटना करीब 11:30 बजे से 12 बजे के बीच की है। आग इतनी तेजी से फैली कि दुकानदारों को सामान बाहर निकालने तक का मौका नहीं मिला। घटना के बाद पूरे इलाके में धुएं का गुबार फैल गया, जिसे दूर तक देखा गया। स्थानीय लोगों ने तत्काल नगर निगम और दमकल विभाग को सूचना दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। आग की गंभीरता को देखते हुए नगर निगम की ओर से 4 फायर ब्रिगेड वाहन, 5 पानी के टैंकर और ISBT की एक अतिरिक्त गाड़ी मौके पर भेजी गई। करीब 16 सदस्यीय टीम ने लगातार 3 से 4 घंटे तक मशक्कत कर आग पर काबू पाया। सकरी गलियों और धुएं के कारण राहत कार्य में काफी दिक्कतें आई, लेकिन दमकल कर्मियों ने आसपास की दुकानों तक आग फैलने से रोक लिया। स्थानीय व्यापारियों के अनुसार आग में शेख फारूक, शेख तारिक, मुन्ना हाफ पैंट, माधव सिंधी और अनवर सहित कई व्यापारियों की दुकानें प्रभावित हुई हैं। अनुमान है कि इस हादसे में करीब 20 से 25 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। राहत की बात ये रही कि घटना में किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। फिलहाल प्रशासन नुकसान का आकलन करने में जुटा है। गोरंदी बाजार दर्शन चौक में ड्रम की कुप्पी बाल्टी की दुकान है। शॉर्ट सर्किट के कारण इसमें आग लग गई। कितनी दुकानें लगी? ये 6 से 7 दुकानों में आग लगी हुई है। कितने बजे की घटना है? ये करीब 11:30 बजे की घटना है। 11:30-12 बजे की घटना। कितनी देर हो गई आग लगी, कितनी फायर ब्रिगेड आ गई? फायर ब्रिगेड तो फटाफट जल्दी आ गई थी। मैंने सबको कॉल किया नगर निगम में। मनीष सरसर जी को फ़ोन किया मैंने, लक्ष्मण भैया को फ़ोन किया मैंने, मुन्ना भैया को फ़ोन किया मैंने। इन लोगों ने फटाफट मुझे गाड़ियाँ दी, यहाँ पे जल्दी से जल्द आगे बुझी है। कितना नुकसान हुआ होगा? लगभग पूरा मिला के 20 से 25 लाख का लोगों का नुकसान हो गया है। अभी कंट्रोल रूम के जरिए सूचना प्राप्त हुई थी कि गुरंदी में एक कबाड़ की दुकान है, उसमें कुछ टायर और प्लास्टिक का मटेरियल है। आज इस पर आग लग गई है। कल पुलिस मौके पर पहुंची, फायर ब्रिगेड बुला करके और काबू आग पर पाया गया है। शहर के कोलगावा थाना क्षेत्र अंतर्गत गणेश नगर नई बस्ती से लापता हुई महिला का 9 दिन बीत जाने के बाद भी कोई सुराग नहीं लग सका है। परिजनों ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया है कि मामले में गंभीरता से जांच नहीं की जा रही है। जानकारी के अनुसार गणेश नगर नई बस्ती निवासी छोटेलाल कुशवाहा ने कोलगावा थाने में अपनी पत्नी राजकुमार कुशवाहा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। फरियादी के मुताबिक वह 9 मई 2026 की सुबह रोज की तरह काम पर गया था। शाम करीब 7 बजे घर लौटने पर पत्नी घर पर नहीं मिली। परिवार के लोगों से पूछताछ करने पर बड़ी बेटी ने बताया कि उसकी मां शाम करीब 6:30 बजे फोटो खिंचवाने के लिए मुन्नू होटल के पास स्थित बबीता स्टूडियो जाने की कहकर निकली थी और जल्द लौटने की बात कही थी, लेकिन इसके बाद वापस नहीं आई। पति ने बताया कि कुछ समय बाद पत्नी के मोबाइल पर संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन फोन बंद मिला। इसके बाद परिजनों ने बबीता स्टूडियो, आसपास के इलाकों, रिश्तेदारों, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड में तलाश की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिल सकी। मामले की रिपोर्ट कोलगावा थाने में दर्ज कराई गई, लेकिन 9 दिन बीत जाने के बाद भी महिला का कोई पता नहीं चल पाया है। परिजनों का आरोप है कि पुलिस मामले में अपेक्षित सक्रियता नहीं दिखा रही है, जिससे परिवार चिंता और भय के माहौल में जी रहा है। इधर परेशान पति छोटेलाल कुशवाहा ने पुलिस अधीक्षक से पत्नी की जल्द तलाश करने की गुहार लगाई है। परिजनों ने आमजन से भी अपील की है कि यदि किसी को राजकुमारी कुशवाहा के संबंध में कोई जानकारी मिले तो नजदीकी पुलिस थाने में सूचना दें। कोलगांव थाना आया तो यही कागज लिख बताए हैं। क्या हुआ है? यह हुआ कि मैडम गोल हो गई है आज 3 दिन से। कहाँ से गुम गई है? गणेश नगर नई बस्ती से। गुम गई है कि कोई अपहरण कर लिया? नहीं, गुम गई घर से ही फोटो लेने स्टूडियो, तो वहाँ से गोल हो गई है। फोटो लेने नहीं गई उधर। तो फोटो लेने गई थी? नहीं। कौन सी स्टूडियो गई फोटो लेने? बबीता स्टूडियो। बबीता स्टूडियो है ना? जी। कहाँ रहती थी? गणेश नगर नई बस्ती। गणेश नगर नई बस्ती। तो कितनी तारीख की घटना है? 9 तारीख। 9 तारीख को कितने बजे निकली घर से? 6 बजे शाम को। अच्छा, शाम को 6 बजे है ना? जी।
कौन तरह का कपड़ा पहनी है? कुर्ता सलवार पहनी, हरा 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 कुर्ता है और काला सलवार। अच्छा सीता। अच्छा, थाने में रिपोर्ट लिख गई? जी लिख गई। क्या बोले अधिकारी? अधिकारी बोले कि आप जांच करने आएंगे तो आप रहना। कितने घंटे हो गए होंगे लगभग? यानी 48 घंटे हो गए लगभग। सिवनी जिले में बहुचर्चित हवाला डकैती कांड में जेल में बंद मुख्य आरोपी एसडीओपी पूजा पांडे जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जहां आज उन्हें जमानत मिल गई है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा, याचिकाकर्ता 22 वर्ष की महिला है, वह एकल माता है और उसका 2-3 वर्ष का बच्चा भी है, जो याचिकाकर्ता के साथ जेल में रह रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार हाई कोर्ट से जमानत खारिज होने के बाद लगभग 3 करोड़ की हवाला लूट के मुख्य आरोपी पूजा पांडे की जमानत याचिका पर आज 18 अप्रैल को सुनवाई सुनिश्चित की गई थी। बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में यह मामला सुनवाई सूची में 10वें नंबर पर रखा गया था, जिसमें फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए जमानत दे दी है। गौरतलब है कि खैरी टेक क्षेत्र में हुई कथित हवाला रकम की लूट ने प्रदेश भर में सनसनी फैला दी थी। आरोप है कि पुलिस वर्दी और हथियारों का इस्तेमाल करते हुए योजनाबद्ध तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया था। मामले के सामने आने के बाद पुलिस महकमे में भी हड़कंप मच गया था और उच्च स्तरीय जांच शुरू की गई थी। इस मामले में शामिल अधिकांश आरोपियों को जबलपुर हाई कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। वहीं 2 आरोपियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर भी निरस्त हो चुकी है। इसके बाद आज मुख्य आरोपी एसडीओपी पूजा पांडे को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। कानूनी जानकारों का मानना है कि मामला अत्यधिक चर्चित होना और पुलिस अधिकारियों की संलिप्तता के कारण अदालत ने अब तक सख्त रुख अपनाया हुआ था। सूत्रों के अनुसार डकैती से जुड़े अधिकांश रकम पुलिस मालखाने में जमा कराई जा चुकी है, जिसके चलते नियमित जमानत मिलने की संभावना को सामान्य मामलों में आसान माना जाता है। हालांकि इस प्रकरण में पुलिस विभाग की छवि और कानून व्यवस्था से जुड़े गंभीर सवाल भी उठे हैं। यही कारण है कि मामले को संवेदनशील माना जा रहा है। उल्लेखनीय है कि घटना के बाद राज्य स्तर पर विशेष जांच टीम गठित की गई थी। जांच के दौरान कई पुलिसकर्मियों से पूछताछ हुई और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य भी जुटाए गए।